आप सभी को नमस्कार। मैं अमृत आप सभी का स्वागत करता हूं अमृत की पाठशाला पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था पोर्तुगीज़ के बारे में कि पोर्तुगीज़ ने कैसे इंडिया के लिए सी रूट ढूंढा था। फिर वो कैसे जब सी रूट ढूंढ लिया तो इंडिया में व्यापार करने के लिए आए। फिर इंडिया में अपने क्षेत्र को धीरे धीरे बढ़ाया। फिर यहाँ के राज्य को छीना। उस पे जो वहाँ के लोकल रूलर थे उनको हटा के खुद जाके वहाँ पे शासन करने लग गए। तो वैसे ही अब जब इन लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया, इंडिया से माल लेके जब यूरोप में बेचने लगे तो इन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। इसको देख के जो इंग्लैंड में जब ये बात पहुंची कि जो पुर्तगाली है वो इंडिया से माल खरीद के यूरोप में बेच रहे हैं हाई प्रॉफिट पे, तो उन लोगों को भी लालच हुआ कि क्यों ना हम जाके हम भी इंडिया में पुर्तगालियों की तरह ही सामान यहाँ से इंडिया से खरीदे और फिर उसको जाके इंग्लैंड में अच्छे प्रॉफिट पे बेचे। तो इस बात के लिए जब इस बात का ख्याल उनके दिमाग में आया तो उन लोगों ने क्या किया कि 1599 में एक मीटिंग रखी वो इंग्लैंड के मर्चेंट्स के लिए। जितने भी इंग्लैंड के मर्चेंट थे उन लोगों ने एक मीटिंग रखा। उस मीटिंग में एक एसोसिएशन बनाया जिस एसोसिएशन का नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। उसी को बाद में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ये बनाने के बाद फिर वो उनको 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा एक रॉयल चार्टर मिला। रॉयल चार्टर का मतलब ये था कि इस कंपनी को एक लौता हक दिया गया कि आप जाके ईस्ट में ट्रेड कर सके। उसके अलावा इंग्लैंड की कोई और कंपनी कोई भी और जाके ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकता है। तो एक सोल पावर दिया गया इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप जाइए ईस्ट में ट्रेड कीजिए। कितने साल के लिए? 15 साल के लिए इन लोगों को ये चार्टर, रॉयल चार्टर दिया गया। अब जब पुर्तगीज़ पहले से ही इंडिया में थे, अब जो ब्रिटिश थे वो भी सेम चीज़, सेम रॉ मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, पोर्सिलीन मटेरियल, उसके बाद कॉटन। तो जब पुर्तगीज़ पहले से ही इंडिया में बैठे हुए थे, सेम चीज़ों का व्यापार वो भी कर रहे थे। तो जब ब्रिटिश सेम सी रूट से इंडिया में आए तो उनको दिखा कि पुर्तगीज़ जो है पहले से ही सेम चीज़, रॉ मटेरियल का व्यापार वो भी कर रहे हैं। अब जब कई सारे लोगों को सेम चीज़ चाहिए, पुर्तगीज़ को भी वही चाहिए, ब्रिटिश को भी वही चाहिए, तो इससे क्या होगा, इन दोनों जो अलग अलग पुर्तगीज़ और ब्रिटिश है इनके बीच में मतभेद होना शुरू हो जाएगा। ये चाहेगा कि हमको सस्ते में मिल जाए और ये चाहेगा कि हमको सस्ते में मिल जाए। इन दोनों के मतभेद से क्या होगा, इन दोनों में कई सारे लड़ाई और युद्ध शुरू हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल सस्ते दाम पे खरीदने की होड़ में ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और हम देखेंगे आगे कि इंग्लिश ने पुर्तगीज़ को इंडिया में जहाँ जहाँ उनको था, जहाँ जहाँ उनका साम्राज्य था, जहाँ जहाँ उन लोगों ने पावर हथियाया था इतने सालों में, वहाँ से सबसे हटा के सिर्फ 3 जगह, गोवा, दमन और दीव में ही पुर्तगीज़ पावर रहेगी और बाकी हर जगह से पुर्तगीज़ को निकाल दिया। किसने? ब्रिटिश ने। फिर जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य, जो मुग़ल एम्परर थे, उनसे परमिशन मांग के धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में क्या किया, फैक्ट्री स्टेबलाइज करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री एक तरह का डिपो था, एक तरह का गोडाउन था जहाँ पे वो लोग सिर्फ माल को इंडिया से खरीद के रखते थे और वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे यूरोप में। फैक्ट्री में कोई चीज़ मैन्युफैक्चर वो लोग नहीं करते थे, वो सिर्फ माल को स्टोर करते थे। फिर जब ब्रिटिश क्या किया, जब उन लोगों को फैक्ट्री स्टेबलाइज करने का परमिशन मिल गया तो उन लोगों ने क्या किया, उस फैक्ट्री के आसपास फोर्ट्रेस बनाई, पूरा किलाबंदी कर दिया। और उस किलेबंदी के अंदर वो लोग वहाँ रहते थे, वहीं पे अपना फैक्ट्री चलाते थे, वहीं पे वो लोग अपने घर भी बनाते थे। अब 3 फैक्ट्री उन लोगों ने बनाई। एक बनाया फोर्ट विलियम जो कि बनाया कलकत्ता में, एक बनाया फोर्ट जॉर्ज जो कि बनाया मद्रास में, और एक बनाया फोर्ट लुई पौंडीचेरी में। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे उड़ीसा में, मसूलीपट्टनम में, बंगाल में और यहाँ पे अधिकार पा लिया फैक्ट्री स्टेबलाइज करने का। और फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के बाद धीरे धीरे जब उन लोगों के मन में और लालच बढ़ गया, जब उनको ये भी विश्वास हो गया कि वो और शासन कर सकते हैं यहाँ पे, तो उन लोगों ने व्यापार की जगह धीरे धीरे क्या हुआ, वो यहाँ पे शासन करने लग गए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये था वीडियो का इंट्रो जहाँ पे पूरा बैकग्राउंड जाना, हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ जाके पहले वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना जरूर से ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, तो हुआ कुछ यूँ कि 1599 में इंग्लैंड के जो मर्चेंट थे उन लोगों ने एक मीटिंग किया।
कि मीटिंग किस लिए, कि ईस्ट में ट्रेड करना है तो उसके लिए एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो 1599 में इंग्लैंड के जितने भी मर्चेंट थे उन लोगों ने एक मीटिंग किया। इस मीटिंग का हेड था लॉर्ड मेयर। कौन था? लॉर्ड मेयर। तो 1599 इंग्लैंड के मर्चेंट ने एक मीटिंग रखा, मीटिंग का हेड लॉर्ड मेयर। मीटिंग में क्या हुआ, एक बना एसोसिएशन, एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ, एक एसोसिएशन इज फॉर्म्ड, एक एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट के अंदर। तो क्या हुआ, 1599 में इंग्लैंड के मर्चेंट ने एक मीटिंग किया, मीटिंग का हेड लॉर्ड मेयर। इस मीटिंग के बाद एक मर्चेंट एडवेंचरर्स को जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। तो इस मीटिंग के बाद क्या हुआ, एक कंपनी बनी जिसका नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके कंट्रोल के? मर्चेंट एडवेंचरर्स के, जो ग्रुप ऑफ मर्चेंट था इनके कंट्रोल में। तो अब क्या हुआ, जब ये कंपनी बन गई जिसको क्या दिया गया, ईस्ट में ट्रेड करने का पावर दिया गया। क्या हुआ कि जब ये कंपनी बन गई तो ये कंपनी किस लिए बनी, ईस्ट में ट्रेड करने के लिए कंपनी बनाया गया जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए आगे देखते हैं अब क्या हुआ इसके बाद। तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये कंपनी बन गई तो 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने इस कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया। रॉयल चार्टर का मतलब एक सोल राइट दिया, एक लौता अधिकार दिया कि तुम लोग जाओ और ईस्ट में ट्रेड करने के लिए तुम लोगों को एक अधिकार दिया जा रहा है कि तुम्हारे अलावा इंग्लैंड से कोई भी कंपनी जाके ईस्ट में ट्रेड नहीं कर सकता है। रॉयल फार्म चार्टर का मतलब एक सोल अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आपके अलावा इंग्लैंड से कोई और जाके कंपनी इंडिया में व्यापार नहीं कर सकता है। इंग्लैंड की अलग अलग कंपनी जब जाएगी तो उससे क्या होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और उन कंपनी के बीच में होड़ मच जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, जिससे वो ब्रिटिश का नाम क्या होगा, ख़राब होगा। तो उन लोगों ने क्या किया, इस रॉयल चार्टर से क्या हुआ कि एक लौता अधिकार दिया गया, सोल राइट दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके ईस्ट में व्यापार करने के लिए। कितने साल के लिए? तो 15 साल के लिए ये रॉयल चार्टर के जरिए 15 साल के लिए ये इनको सोल राइट दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में व्यापार करने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ, अब जब ये लोग उसी सी रूट से ब्रिटिश उसी सी रूट से केप ऑफ गुड होप होते हुए जब इंडिया पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि पोर्तुगीज़ जो पहले से ही इंडिया में व्यापार कर रहे हैं, तो फिर पहले से ही व्यापार कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जब ब्रिटिश को भी वही रॉ मटेरियल चाहिए और पोर्तुगीज़ को भी वही रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल क्या होगा, ये चाहेगा कि हमको सस्ता मिले, ये चाहेगा कि हमको सस्ता मिले। इन दोनों में फिर क्या हुआ, युद्ध शुरू हो गया और इन लोग आपस में लड़ते गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पोर्तुगीज़ को हटाते गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर दिया जिसके ज़रिए 15 साल के लिए, जिसके ज़रिए जो ब्रिटिश था वो इंडिया में व्यापार करने का एकाधिकार पा लिया। उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। जब ये हुआ तो फिर क्या हुआ, जब ये क्वीन एलिजाबेथ रॉयल चार्टर दे दी इसको व्यापार करने के लिए 15 साल के लिए, तो उसके बाद 1603 में जब ये क्वीन एलिजाबेथ मर गई तो उसके बाद आया वहाँ पे इंग्लैंड का शासक जेम्स फर्स्ट। अब जेम्स फर्स्ट चाहता था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका व्यापार बढ़ सके, वो आसानी से इंडिया में उसका व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए उसने बहुत सारा कुछ उपाय किया। सबसे पहले उसने क्या किया, जेम्स फर्स्ट ने अपने एक ऑफिसर जिसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। और एक बात, जब लंदन में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उस समय इंडिया में रूलर कौन था, मुगल रूलर कौन था, वो था अकबर।
1599 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में बनी थी तो उस समय इंडिया में मुगल रूलर कौन था? अकबर था। तो जब 1603 में जेम्स फर्स्ट आया इंग्लैंड का शासक बन के, तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बढ़ाने के लिए कि वहाँ पे वो अपना जो क्षेत्र है उसको बढ़ा सके, वो फैक्ट्री खोलने का अधिकार पा सके, तो उस दौर में क्या किया, जेम्स फर्स्ट ने विलियम हॉकिंस को भेजा एक फरमान लेके। क्या भेजा? तो जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, विलियम हॉकिंस को एक फरमान भेजा, किसके नाम पे? अकबर के नाम पे। क्योंकि जेम्स फर्स्ट को क्या लगा कि जब ये कंपनी बनी तो उस समय रूलर अकबर था, तो इसको लगा कि अभी भी अकबर ही होगा। तो इसने क्या किया, विलियम हॉकिंस के साथ एक फरमान भेजा। फरमान किस लिए? फरमान था उसमें कि हमको फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए परमिशन दीजिए। उस परमिशन को वही बोलते हैं फरमान। तो उसने क्या किया, विलियम हॉकिंस के हाथ एक फरमान भेजा, किसके नाम पे? अकबर के नाम पे। क्यों? क्योंकि इसको लगा कि अभी भी वहाँ पे अकबर ही रूलर है, जबकि अकबर जो है इस टाइम तक 1605 में मर गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये अकबर के नाम पे फरमान भेजा। लेकिन जब ये विलियम हॉकिंस इंडिया पहुंचा, तो जब ये दरबार में गया तो उसको पता चला कि रूलर कौन है? रूलर है अब इंडिया में जहांगीर। मुगल रूलर कौन हो गया? जहांगीर हो गया। तो ये जब विलियम हॉकिंस फरमान लेके गया था अकबर के नाम पे, वो किसके दरबार में गया था? जहांगीर के दरबार में। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि 1603 में फरमान फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए फरमान किसने भेजा? तो जेम्स फर्स्ट ने। किसके हाथों भेजा? विलियम हॉकिंस के। विलियम हॉकिंस की जो फरमान लेके गया था वो किसके नाम पे था? वो था अकबर के नाम पे। लेकिन जब वो पहुंचा तो किसके दरबार में पहुंचा? जहांगीर। तो इतने से फ्लो चार्ट से 5 क्वेश्चन बन गया। तो जब ये जहांगीर के दरबार में पहुंचा तो इसने ये फरमान जहांगीर को दिया, जिसमें लिखा होता है कि फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए? एक परमिशन चाहिए। तो जहांगीर ने परमिशन दे दिया। तो इन लोगों ने सोचा कि 1608 में फैक्ट्री स्टेबलाइज करेंगे। कहाँ पे? सूरत में। 1608 में फैक्ट्री स्टेबलाइज करेंगे सूरत में। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। देखते हैं कि 1608 में क्या हुआ कि 1608 में फैक्ट्री स्टेबलाइज। सूरत में 1608 में सूरत में फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए परमिशन मांगा। कौन? विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में गया, वहाँ पे परमिशन मांगा कि फैक्ट्री स्टेबलाइज करना है सूरत में। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री एक तरह का गोडाउन होता है, एक तरह का डिपो होता है, जहाँ पे वो इंडिया से रॉ मटेरियल खरीद के जमा करते हैं और वहाँ से उसको वापस एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1608 में परमिशन मांगा सूरत में फैक्ट्री स्टेबलाइज करने का। इसके बाद क्या हुआ, 1611 में फर्स्ट टेम्पररी अस्थाई फैक्ट्री स्टेबलाइज किया। मसूलीपट्टनम में। अब मसूलीपट्टनम ये क्या है? ये साउथ इंडिया में। तो ये क्या किया, जो ब्रिटिश था वो अपना पहला टेम्पररी फैक्ट्री का स्टेबलाइज किया मसूलीपट्टनम में, जो कि कहाँ है? साउथ इंडिया में। ये कैसे कर पाया? तो 1565 में, इसके पीछे की कहानी क्या है कि 1565 में विजयनगर जो साम्राज्य था वो क्या हो गया था, जो मेन वहाँ के रूलर थे वो खत्म हो चुके थे। अब यहाँ पे किसका रूलर था? विजयनगर। 1565 में क्या हुआ, जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक तरह से खत्म हो चुका था और अब यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में छोटे मोटे राजाओं का शासन था, जो कि उतने लायक नहीं थे, उतने वो स्ट्रांग नहीं थे कि उसको बचा सके। तो ये ब्रिटिश ने क्या किया, वहाँ पे जाके 1611 में पहला टेम्पररी फैक्ट्री स्टेबलाइज किया मसूलीपट्टनम में। उसके बाद क्या किया, 1612 में सूरत में फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री
फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्टेबलाइज किया? सूरत में। कब? 1612 में। क्वेश्चन आया कि 1608 में क्या हुआ? परमिशन मांगने गया फैक्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट के लिए सूरत में कौन? विलियम हॉकिंस गया। 1611 में पहला टेम्प्रेरी, तो एग्जाम ऐसा था कि पहला टेम्प्रेरी फैक्ट्री कौन सा था? तो मसूलीपट्टनम में था। कब था? कब इस्टेब्लाइज किया? 1611 में किया। इसके बाद पहला परमानेंट फैक्ट्री कब किया सूरत में? तो कब किया? 1612 में किया। कहाँ पे किया? 1600, तो सूरत में किया। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि पहला परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे स्टेबलाइज किया? सूरत में। कब किया? 1612 में। तो अब क्या हुआ कि जब ये 1612 तक यहाँ पे पहला फैक्ट्री स्टेबलाइज कर लिया, तो इसके बाद क्या करेगा देखते हैं आगे। अब जब 1612 में सूरत में फैक्ट्री स्टेबलाइज कर लिया तो इन लोगों का लालच और बढ़ गया। फिर क्या किया? 1615 में थॉमस रो फिर से गया कहाँ पे? मुगल एम्परर के पास, जो कौन था? फिर से जहांगीर ही था। तो ये फिर से गया थॉमस रो मुगल एम्परर के पास कि हमको और फैक्ट्री स्टेबलाइज करने के लिए क्या कीजिए? फरमान दीजिए। तो इसको फरमान मिल गया, इसको इम्पेरियल फरमान मिल गया मुगल एम्परर द्वारा। और इसके ज़रिए क्या किया? उसको परमिशन मिल गया किस चीज़ का? कि वो फैक्ट्री स्टेबलाइज कर सकता है सारे मुगल टेरिटरी में, जितना भी मुगल एम्पायर का क्षेत्र है उस हर जगह पे फैक्ट्री स्टेबलाइज करने का इसको परमिशन मिल गया। तो इससे क्या हुआ? इसके ज़रिए इम्पीरियल फरमान के ज़रिए इसको परमिशन मिल गया कि फैक्ट्री स्टेबलाइज कर सकता है उन सारे एरिया में जहाँ पे मुगल एम्पायर का हक है। तो 1615 में हो गया। अब क्या हुआ? तो 1623 तक ब्रिटिश जो है अपना फैक्ट्री स्टेबलाइज कर चुका था सूरत में, भरूच में, आगरा में, अहमदाबाद में। यहाँ तक 1623 तक वो इन पूरे जगहों पे फैक्ट्री स्टेबलाइज कर लिया। इसके बाद क्या हुआ? अब क्या किया? जब यहाँ 1623 तक अलग अलग शहरों में फैक्ट्री खोल लिया तो 1633 में पहला फैक्ट्री ईस्ट में कहाँ पे खोला? उड़ीसा में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ मसूलीपट्टनम 1611, फर्स्ट फैक्ट्री ऑन वेस्ट कोस्ट सूरत 1612 और फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट तो उड़ीसा 1633। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। फ्लो चार्ट के जरिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको पूरा ये याद हो जाए। तो 1633 में क्या किया? पहला फैक्ट्री स्टेबलाइज किया ईस्ट में। कहाँ पे? उड़ीसा में। इसके बाद 1639 में जो इन लोगों ने फैक्ट्री 1611 में बनाया था मसूलीपट्टनम में, और वहाँ का जो राजा था वो बहुत वीक था, तो ब्रिटिश क्या किया? उसको अपने हक में ले लिया। और 1639 में जो लोकल रूलर था कहाँ का? मद्रास का। लोकल जो रूलर था मद्रास का, उससे मद्रास को लीज पे ले लिया। क्या किया? लीज पे मद्रास को ले लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? 1639 में वहाँ का जो 1639 में जो 1611 में जो मसूलीपट्टनम को लिया, तो उस मसूलीपट्टनम के बाद क्या किया? 1639 में मद्रास को लीज पे ले लिया लोकल किंग द्वारा। और लोकल किंग क्या हुआ? 1639 में मद्रास का लोकल किंग जो है मद्रास को ब्रिटिश को क्या किया? लीज पे दे दिया। और ये पावर दे दिया, परमिशन दे दिया कि आप यहाँ पे अपना फैक्ट्री स्टेबलाइज करो और इसको फोर्टिफाई, पूरा किला बंद कर लो। उसके बाद उसको रूल भी कर सकते हैं, वहाँ का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप ही देख रेख कीजिए। तो इन लोगों ने क्या किया? यहाँ पे एक फोर्ट बनाया। कौन सा? फोर्ट सेंट
सेंट जॉर्ज। कहाँ बनाया? मद्रास में। तो मद्रास में क्या हुआ, इन लोगों को लोकल किंग पावर दे दिया कि आप यहाँ पे रहिए, किला बनाइए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, हमको है बस रेवेन्यू दे दीजिएगा। तो वो देने के लिए राजी हो गया ब्रिटिश। उसके बाद क्या किया, ये बनाया अपने गोडाउन को फोर्टिफाई करने के लिए, किला बंद करने के लिए, उसके अंदर रहने के लिए, घर बनाने के लिए। तो इस क्या किया, पूरे को फोर्टिफाई, किले बंद कर दिया। और किला का नाम क्या दिया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहाँ पे? मद्रास में। तो अब इसके बाद क्या किया, जब इसको पूरा पावर मिल गया तो ये अपने ट्रेडिंग पावर को ये क्या किया, जब इसको ये पावर मिल गया मद्रास में, तो ये लोग क्या किया, ब्रिटिश अपने जो ट्रेडिंग डिपो था मसूलीपट्टनम में, उसको लेके ट्रांसफ़र कर लिया मद्रास में, क्योंकि ज़्यादा सेफ लगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा किला बंद, इनको पावर मिल गया वहाँ पे एडमिशन करने का, इनको वहाँ पे क्या किला बनाने का। तो इन लोगों ने क्या किया, मसूलीपट्टनम से ट्रांसफ़र कर लिया कहाँ पे, मद्रास में। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद देखते क्या हुआ, 1662 में। 1662 में क्या हुआ, 1662 में हुआ ये कि पोर्तुगीज़ गेव आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू चार्ल्स टू। अब क्या हुआ, तो 1662 में पोर्तुगीज़ ने बॉम्बे, आइलैंड ऑफ बॉम्बे को दहेज के रूप में, डॉरी के रूप में दे दिया। ब्रिटिश जो वहाँ का रूलर था, ब्रिटिश जो प्रिंस था, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू को दे दिया आइलैंड ऑफ बॉम्बे। पुर्तगीज़ ने दहेज के रूप में, डॉरी के रूप में आइलैंड ऑफ बॉम्बे को दे दिया ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू को। क्यों? क्वीन से फॉर मैरिंग पोर्तुगीज़ क्वीन। पोर्तुगीज़ क्वीन से शादी करने के लिए पोर्तुगीज़ ने आइलैंड ऑफ बॉम्बे, जो पोर्तुगीज़ के पास था, चार्ल्स टू, ब्रिटिश प्रिंस चार्ल्स टू को दे दिया। क्या? आइलैंड ऑफ बॉम्बे। उसके बाद इस चार्ल्स टू ने क्या किया, 1668 में चार्ल्स टू गेव आइलैंड ऑफ बॉम्बे टू ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 10 पाउंड एनुअल रेंट। तो फिर क्या किया, जब 1662 में इसको पोर्तुगीज़ से मिला आइलैंड ऑफ बॉम्बे, पोर्तुगीज़ क्वीन से शादी करने के लिए, वो कौन थी, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। पोर्तुगीज़ क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा से शादी करने के लिए चार्ल्स टू को आइलैंड ऑफ बॉम्बे दिया पोर्तुगीज़। 1668 में चार्ल्स टू ने, 1668 में चार्ल्स टू ने आइलैंड ऑफ बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। किस रेंट पे? 10 पाउंड के एनुअल रेंट पे चार्ल्स टू ने इंग्लैंड ऑफ बॉम्बे, आइलैंड ऑफ बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया 1668 में। तो यहाँ से कुछ MCQ बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से क्या मिला कि पहला फोर्ट कहाँ बनाया, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया मद्रास में। उसके बाद क्या हुआ, 1662 में क्या हुआ कि इसको चार्ल्स टू को आइलैंड ऑफ बॉम्बे दिया, किसके द्वारा, तो पोर्तुगीज़ के द्वारा। फिर ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को आइलैंड ऑफ बॉम्बे कौन दिया, तो चार्ल्स टू दिया। कब दिया? 1668 में दिया। किस रेंट पे दिया, तो 10 पाउंड एनुअल रेंट पे जो है चार्ल्स टू आइलैंड ऑफ बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। 1651 में उन लोगों को परमिशन मिल गया कि बंगाल में ट्रेड करने का। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब उन लोगों को 1668 में, ब्रिटिश को जब 1668 में, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में जब बॉम्बे मिल गया, तो उन लोगों को समझ में आया कि बॉम्बे जो है
बहुत सेफ़ है, पहले से ही पूरा किला बंद है, समुद्र में एक 7 आइलैंड का द्वीप है। तो 1668 में बॉम्बे मिल गया चार्ल्स चू के द्वारा। तो उनको ये समझ में आया कि जो बॉम्बे है पहले से ही फोर्टिफाई है, और जो उनके बगल में जो उनके साथ मराठा जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं उनसे क्या रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, सूरत के बजाय अब अपने हेडक्वार्टर को, जो मेन जो उसका पावर था उसको चेंज कर लिया, ट्रांसफ़र कर लिया बॉम्बे में, जहाँ से अब वो सारा अपना ट्रेड का काम करने लगे, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ़ था, पहले से ही फोर्टिफाइड था और मराठा से भी वो वहाँ पे बच सकते थे। तो उसके बाद क्या किया, जब ये लोग मुंबई में पूरा स्थापित कर लिया, तो अब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा ईस्ट में जाए, मतलब थोड़ा इंडिया की ईस्ट वाले पार्ट में जाके अपना फैक्ट्री स्टेबलाइज करें, वहाँ पे भी अपना अधिकार जमा ले। तो इसी दौरान वो क्या किया, 1651 में उसको परमिशन मिल गया बंगाल में ट्रेड करने का। फिर यहाँ पे क्या किया, अब ये लोग वेस्ट कोस्ट में रख लिया बॉम्बे को अपना ट्रेडिंग के लिए। ईस्ट में क्या किया, जब इसको पावर मिल गया, परमिशन मिल गया बंगाल में ट्रेड करने का, तो धीरे धीरे यहाँ भी क्या किया, अपना व्यापार को बढ़ाने लगा। लेकिन 1686 में क्या हुआ, 1686 में इनको ये लगा कि अब तो हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं, सारा मेरे पास बॉम्बे भी आ गया है, और मेरा जो मुगल एम्परर है हमको सब कुछ छूट दे रखा है, जहाँ भी मन करे फैक्ट्री बनाई है। तो इन लोगों के मन में घमंड आ गया। अब ये क्या हुआ कि 1686 में जो हॉस्टिलिटीज़, मतलब युद्ध जैसा जो है स्थिति पैदा हो गया। क्यों, हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मुगल एम्परर ग्रीव। क्या हुआ कि मुगल एम्परर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध जैसा स्थिति हो गया। क्यों, क्योंकि जहाँ इसको बंगाल में हुगली में ट्रेड करने का परमिशन मिला था, तो 1686 में क्या किया, ये हुगली को हथिया लिया, वहाँ पे अपना जाके बोल दिया कि हम यहाँ के रूलर है, और यहाँ पे मुगल एम्परर की पावर को चाहा कि हम ख़त्म कर दे। तो इसके लिए क्या हुआ, औरंगजेब ने, उस समय औरंगजेब था, औरंगजेब ने इन लोगों से लड़ाई की और बुरी तरह इन लोगों को हरा दिया। इन लोगों को बुरी तरह यहाँ से हरा दिया। कहाँ पे, जब इन लोगों ने बोला कि अब हुगली हमारा है, तो जो औरंगजेब था वो वहाँ पे क्या किया, अपनी आर्मी लेके गया। इनके पास उस टाइम पे इतना आर्मी था नहीं। औरंगजेब ने इन लोगों को ब्रिटिश को बुरी तरह से वहाँ हरा दिया, और उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश पे गंगा किनारे जाके बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, जो भी इन लोगों का फैक्ट्री था मुंबई में, सूरत में, मसूलीपट्टनम में, उन सभी को छीन लिया गया, सीज कर लिया गया, और साथ ही जो फोर्ट था बॉम्बे का, वहाँ से इनको निकाल दिया गया। ठीक है, अब जब सारा फैक्ट्री छीन लिया गया मुगल एम्परर द्वारा, बॉम्बे से निकाल दिया गया, तो इन लोगों को अपना गलती महसूस हुआ कि हम लोगों ने गलत, जो अपने बारे में सोच के मुगल से गलत लिखा गया, झगड़ा कर लिया, युद्ध कर लिया। तो जब इनको अपनी गलती समझ में आई, तो इन लोगों ने जाके मुगल के सामने माफ़ी मांगी, उनके सामने हाथ जोड़े कि हमसे गलती हो गई, हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए था, हम लोग जैसे आप बोलेंगे वैसे ही काम करेंगे, आपके सर में रख के काम करेंगे। तो ये बात सुन के मुगल जो एम्परर था उसको लगा कि जो ये ब्रिटिश जो है, ये जब यहाँ पे जो सामान खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, जब सामान खरीद रहे हैं तो जो लोकल मज़दूर है, जो लोकल आर्टिशियन है, उनको प्रॉफिट हो रहा है, और उससे क्या हो रहा है, मुगल एम्परर के लिए, जो मुगल साम्राज्य है उसके लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन ब्रिटिश के द्वारा जो व्यापार कर रहे हैं उससे। तो 1698 में, उसके बाद 1698 में क्या हुआ, कंपनी क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ज़मींदारी ले लिया 3 गाँवों का। पहला गांव स्तुनाती या सतुनाती, SATUNATI, सतुनाती, कलिकता और गोविंदपुर, इन तीनों गाँवों का उसको ज़मींदारी मिल गया, जो कि बंगाल का ही एक तीनों गांव था, वहाँ का इसको ज़मींदारी मिल गया। स्तुनाती, कलिकता और गोविंदपुर, इन तीनों गाँवों का इसको ज़मींदारी मिल गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि
ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के किस तीन गांवों का जमींदारी मिला? तो वो था अस्तुनाती, कलिकता और गोविंदपुर। तो इसके बाद अब क्या हुआ, 1698 में जब 3 विलेज मिला, कौन सा? अस्तुनाती, कलिकता और गोविंदपुर। 3 विलेज का क्या हुआ, जमींदारी मिला। अस्तुनाती, कलिकता और गोविंदपुर, ये तीनों मिलके बाद में बन गया कलकत्ता। और यहीं पे उन लोगों ने फोर्ट बनाया, फोर्ट सेंट विलियम। फोर्ट सेंट विलियम कहाँ बनाया? कलकत्ता में। इसके बाद क्या हुआ, तो ये तीनों गांव मिलके क्या बनाया? कलकत्ता। यहाँ पे क्या बनाया? फोर्ट सेंट विलियम बनाया। इसके बाद 1717 में फारूक सियार ने, जो मुग़ल रूलर था, जो एक तरह से आखिरी स्ट्रॉन्ग मुग़ल रूलर था, फारूक सियार, इसने क्या किया? एक फरमान दिया फिर से। इसने क्या किया? फारूक सियार ने एक फरमान दिया, किसको? कंपनी को। और इसके ज़रिए क्या हुआ ना, इसके बाद क्या हुआ, कंपनी को क्या किया? नाउ कंपनी एक्सटेंडेड तो यहाँ पे क्या हुआ, 1717 में फारूक सियार जो मुग़ल एम्पायर था, उसने एक फरमान दिया। ठीक है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या दिया, ये एक फरमान जो है 1717 में फारूक सियार ने दिया कंपनी को, जिससे क्या हुआ, कंपनी का जो अधिकार था, जो पावर था, वो पावर अब डेक्कन और गुजरात, पूरे साउथ इंडिया में फैल गया और पूरे वेस्ट जो गुजरात था वहाँ तक फैल गया। तो हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में क्या देखा कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंग्लैंड से व्यापार के लालच में आई। यहाँ पे जो पहले से जो व्यापार कर रहे थे पोर्तुगीज़, उनके साथ में उनका कई सारा युद्ध हुआ, जिसमें उन लोगों ने पोर्तुगीज़ को हरा दिया और पोर्तुगीज़ सिर्फ गोवा, दमन और दीव में ही रह गए। बाकी फिर इन लोगों ने क्या किया, मुग़ल जो एम्परर थे उनसे परमिशन ले लेके इन लोगों ने अलग अलग राज्य में फैक्ट्री स्टेबलाइज़ किया। फैक्ट्री स्टेबलाइज़ करने के बाद उन सभी फैक्ट्री को किलेबंद कर दिया, ताकि वहाँ पर कोई भी अटैक वगैरह ना कर सके और वहाँ पे वो लोग सेफ़ रह सके, जो उनका व्यापार है वो अच्छे से चल सके। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने कई सारे लोकल किंग्स के सपोर्ट से उनको हरा कर वहाँ पे भी फैक्ट्री स्टेबलाइज़ किया। और फिर जब धीरे धीरे जब उनका वेस्ट कोस्ट में पूरा हक पा लिया, बॉम्बे आ गया, गुजरात आ गया, सूरत आ गया, तो उन लोगों ने क्या किया, इंडिया के ईस्ट वाले पार्ट बंगाल को अपना मेन सेंटर बना लिया ट्रेड का। और धीरे धीरे बंगाल पे हम लोग आगे देखेंगे कि पूरा इन लोगों ने शासन शुरू कर दिया। एक टाइम बाद जो कंपनी व्यापार करने सिर्फ आई थी, जिनका सिर्फ मोटिव था, जिनका सिर्फ उम्मीद था कि वो इंडिया में आएंगे, पैसा कमाएंगे, लेकिन जब उनको ये समझ में आया कि वो लोग व्यापार बिना पॉलिटिक्स किए नहीं कर सकते, तो वो लोग क्या किए, धीरे धीरे जो उनका मन में लालच था सिर्फ पैसे के लिए, अब वो जो लालच है वो बढ़ गया। और अब उन लोगों ने धीरे धीरे वो क्या करेंगे, जाके इंडिया में रूल करना शुरू कर देंगे, इंडिया में शासन करना धीरे धीरे स्थापित कर देंगे, जिसकी शुरुआत वो लोग करेंगे कहाँ से, बंगाल से। बंगाल में डुअल सिस्टम लाएंगे, वहाँ से फिर वहाँ के जो ज़मींदार है अलविरादी खान, उसके अंडर में रह के फिर वो लोग धीरे धीरे ज़मींदारी पाएंगे। फिर वहाँ से वो लोग पूरा अपना जो ट्रेड है वहाँ से शुरू करेंगे। फिर वहाँ से वहाँ के ज़मींदारों को हटा के अपने शासन को स्टेबलाइज करेंगे और डुअल सिस्टम लाएंगे। और फिर वहाँ पे जो है इंडिया में इन लोगों का शासन जो है वो शुरू हो जाएगा कंपनी का। कब तक, 1 नवंबर 1858 तक। 1858 तक इस कंपनी का रूल जो है वो इंडिया में रहेगा। उसके बाद डायरेक्ट ब्रिटिश के कंट्रोल में ये इंडिया पे जो है शासन शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जितना देखा वो सब इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ये था पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे हम लोग इस वीडियो से जुड़ा हुआ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन।
पहली कंपनी जिसको इंडिया में ट्रेड करने के लिए परमिशन मिला वो कौन सी थी? लिवरेंट। पहली ब्रिटिश कंपनी जिसको मिला वो कौन था? लिवेंट कंपनी था। फिर हु वाज द एम्परर व्हेन कंपनी established their first factory? उस समय रूलर कौन था जब कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री स्टेबलाइज किया? तो उस समय था जहांगीर। जब ये बना था लंदन में 1599 में, तो उस समय था अकबर। जब पहला फैक्ट्री बनाया तो कौन था? कहाँ पे कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री बनाया? 1612 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सूरत में। कंपनी ने 1612 में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ बनाया था? सूरत में। उसके बाद हु डिफीटेड पोर्तुगीज नियर सोली? हु डिफीटेड पोर्तुगीज इन सोली नियर सूरत? सूरत के पास सोली में पुर्तगीज को किसने हराया था? तो वो था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगीज को सोली के पास हराया था। उसके बाद नेक्स्ट, विच कंपनी ऑफिसर गॉट एक्सपेल्ड बाई औरंगजेब? कंपनी के किस ऑफिसर को औरंगजेब ने अपने दरबार से निकाल दिया था? तो वो था सर जॉन चाइल्ड। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? कर्नाटिक वार वाज फॉट बिटवीन, तो किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था इंग्लिश एंड फ्रेंच। जो कर्नाटिक वार जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? कर्नाटिक वार इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इस पूरी वीडियो में नहीं बताया था। ये अलग से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब 3 फोर्ट बनाए थे जो मैंने बताया वीडियो में, फोर्ट जॉर्ज, मद्रास, फोर्ट विलियम, कलकत्ता, फोर्ट लुई, पौंडीचेरी। ये 3 फोर्ट जो है ब्रिटिश ने बनाया था। फोर्ट जॉर्ज मद्रास में, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, फोर्ट लुई पौंडीचेरी में। ये 3 फोर्ट भी ब्रिटिश ने बनाए थे। मैंने पूरा कोशिश किया है कि वो सारा जो टॉपिक है वो आपका ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपका पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा विथ थ्योरी, उसके पीछे की कहानी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ जाके लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली अच्छे वीडियोस डालूंगा जो आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।